हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ सुमित्रा साहू, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज के इस लेक्चर में हम अंदिमान वक्रों से उपभोक्ता के मांग वक्र की व्युत्पत्ति यानी कि द डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ अ कंज्यूमर फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व्स की चर्चा करेंगे। उपभोक्ता के मांग वक्र से हम लोग आप भी भली भांति परिचित हैं। हमने देखा उपभोक्ता का मांग वक्र क्या होता है। इधर हम प्राइस लेते हैं, इधर क्वांटिटी डिमांडेड, और उनके बीच में जो संबंध बताने वाला जो कर्व है वो मांग वक्र। अन्य बातें समान रहने पर ठीक। मांग वक्र मार्शल की इस धारणा के आधार पर खींचा जाता है कि उपयोगिता तुष्टिकरण मतलब उपयोगिता को नापा जा सकता है। मुद्रा का सीमांत तुष्टिकरण या सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। हमने जब मार्शल दृष्टिकोण पढ़ा था उसमें हमने कुछ मान्यताओं के आधार पर मांग वक्र निर्मित किया था, लेकिन यहाँ अंदिमान वक्र के माध्यम से जो कुछ इनकी अवास्तविक मान्यताएं थी उसके बिना भी हम यहाँ पर मांग वक्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। यहाँ पर मांग वक्र बनाने के लिए हमें कीमत उपभोग वक्र जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, उपभोक्ता का अंदिमान वक्र और अंदिमान मानचित्र कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे वक्र होंगे, और बजट लाइन, इनकी सहायता से हम उपभोक्ता के मांग वक्र को बना सकते हैं। मांग वक्र वह वक्र है जो बताता है कि एक पदार्थ विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा में खरीदा जाता है। ठीक है, मांग वक्र वह बताता है कि एक पदार्थ को यहाँ पर वस्तु की कितनी कीमतें हो, उसकी कितनी मात्राएं खरीद रहे हैं। ठीक है, सपोज उसकी 15 रुपये प्राइस थी, तब उसकी 2 यूनिट खरीदी जा रही थी इस तरह से। तो जो एक डिमांड कर मिलेगा, प्राइस कम होती जाएगी, 13, 12, 10, तो 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे प्राइस कम होगी उसके जो मांगी गई मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा एक डिमांड कर था। इस तरह से हम देख रहे थे। इसमें ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता की रुचियाँ, आय तथा अन्य पदार्थों की कीमतें पूर्ववत रहती हैं। अन्य बातें हम स्थिर मानते हैं। कोई भी नियम हमेशा यही इसी आधार पर दिया जाता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे में क्या चेंज होगा उसको बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है, दो है, एक तो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा। उन दोनों के बीच में जो संबंध को बता रहा है वो मांग वक्र है। मांग वक्र को कीमत उपभोग वक्र के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है कि उपभोक्ता के पास क्या है, 300 रुपये हैं। उपभोक्ता के पास 300 रुपये हैं और जो उसने वस्तुओं पर खर्च करने हैं। ये यदि पदार्थ एक्स की कीमत 15 रुपये है तो संबंध बजट रेखा PL1 होगी। ये कैसे होगी, ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में भी। तीन सौ रुपये। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने दोनों तरफ वस्तु ना लेकर एक तरफ यहाँ पर मनी को लिया है या मुद्रा की मात्रा को लिया है, मुद्रा की इकाइयों को, और यहाँ पर हम ले रहे हैं वस्तु की एक्स वस्तु की मांगी गई मात्राओं को। एम भी यहाँ पर एक वस्तु हो सकती है। आप देखो, सपोज़ आप मार्केट में 300 रुपये लेके गए, आपको एक एक्स वस्तु खरीदनी है। या तो आप 300 रुपये अपने पास रख लो या आप 300 रुपये की वो वस्तु खरीद लो, और उस वस्तु की प्राइस क्या, 15 रुपये। तो 300 रुपये में आप मैक्सिमम कितनी खरीद पाओगे, उसकी 20 यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से ये हो गया, ये आपकी बजट लाइन बन गई। या तो आप 300 रुपये खर्च करके वो 20 इकाइयाँ खरीद सकते हो, या 300 रुपये को अपने पास रख सकते हो। अब उपभोक्ता उन 20 इकाइयों को कब खरीदेगा, जब उन 20 इकाइयों से उसको 300 रुपये के बराबर संतुष्टि मिल रही होगी। आप यदि मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हो तो हम किस आधार पर बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत महंगा है, ये बहुत सस्ता, ये तो बहुत महंगा दे रहे हो। जब मान लो आपको कोई आप ड्रेस लेने गए, वो आपको पसंद आई, मार्केट में बताई कि वो ठीक है 500 रुपये की है, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई ये 300 रुपये की होनी चाहिए, बहुत महंगी बता रहे हो, मैं तो 300 रुपये दूंगी। उस 300 रुपये के कहने का मतलब क्या है कि आपको उस वस्तु की जो उपयोगिता लग रही है या आपके लिए उसका सेटिस्फेक्शन लेवल होगा 300 रुपये के बराबर ही होगा। यदि आप उसके लिए 300 रुपये यदि खर्च करोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 300 रुपये के बदले में 300 रुपये की जितनी आपके पास एक दूसरी चीज़ आ गई। यदि आप 500 रुपये देते हो तो आप क्या हो, उसके लिए आपको उससे संतुष्टि तो 300 रुपये की मिल रही थी और आपने दे दिया 500 रुपये। तो ऐसा तो कोई उपभोक्ता करता नहीं है। तो एक तरह से यहाँ कहने का मतलब क्या है, व्यक्ति वस्तु के लिए उतनी ही मात्रा देने के लिए तैयार होता है जितनी उसको उससे संतुष्टि मिल रही होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर सपोज़ 300 रुपये है उसके पास, जैसे इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर यदि उपभोक्ता के पास 300 रुपये हैं तो या तो वो 300 रुपये अपने पास रख सकता है या 20 इकाइयाँ एक्स की खरीद सकता है।
अब सपोज़ ये जो इसकी बजट लाइन ये बनती है, इस बजट लाइन पे उपभोक्ता Q1 बिंदु पर संतुलन में है। Q1 बिंदु का मतलब है लगभग वो यहाँ पर इसकी 180 इकाइयों के समथिंग, ये इसकी 180 है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 300 में से 180 माइनस किए तो 120 रुपीज़ वो खर्च कर रहा है, और यहाँ एक्स की 7 इकाइयाँ लगभग वो परचेस कर रहा है समथिंग। तो ये ठीक है, ये इतना वो नहीं करना है हमें, बस यहाँ ये देखना है कि इतने रुपए खर्च कर कर उपभोक्ता, यहाँ पर बस ये देखना है इतने रुपए वो स्पेंड करके एक्स वस्तु की ये 7 इकाइयाँ परचेस कर रहा है, 7 या 8 इकाइयाँ परचेस कर रहा है, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट पर उपभोक्ता अपने पास 180 रुपीज़ रख रहा है और इसकी 8 इकाइयाँ परचेस कर रहा है। तो कहने का मतलब इन दोनों पॉइंट पर यहाँ पर भी उपभोक्ता वही संतुष्टि को प्राप्त कर रहा है जो इस पॉइंट पर प्राप्त कर रहा था। या तो वो 300 रुपये अपने पास रखे, या 300 में से 120 रुपये खर्च करके वो इस वस्तु की इकाई खरीद ले, या फिर वो और इस तरह से नीचे आ सकता है। तो इस तरह से आपको जो सारे पॉइंट्स मिलेंगे वो समान इस पर इंडिफरेंस कर्व पे वो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो समान संतुष्टि के होंगे, क्योंकि यहाँ पर अब देखो इसके अंदर यदि क्या हो, वस्तु की कीमत 15 रुपये से घटकर 10 रुपये हो जाए, तो जो आपका बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, 10 रुपये में आप एक्स की 30 वस्तुएं खरीद पाओगे। तो आपका आईसी कर्व भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो क्या होगा, Q2 होगा। अब Q2 पे लगभग वो 160 लगभग और इसकी कुछ इकाइयाँ खरीद रहा है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 इकाइयाँ, यहाँ पर 10 20 30 40 और यहाँ पर 100 हम मान लेते हैं, ठीक है, 100 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब 100 रुपये में वो इसकी 5 इकाइयाँ खरीद रहा था, तो एक इकाई 20 रुपये की, मान लो उसकी प्राइस 20 रुपये है, तो 5 इकाई इसकी खरीद सकता है। तो कहने का मतलब मान लो अब इसका यदि वो इसकी 4 इकाइयाँ खरीदता है तो कितने देने पड़ेंगे, 80 रुपीज़, और उसके बाद किसे बचेंगे 20 रुपये। अब ये जो है 100 से अब उसके पास कितने बचे, 20 रुपये ही बचे। अब उसके पास जो 20 रुपये हैं और 80 रुपये से मिलने वाली संतुष्टि है वो बराबर होगी 100 रुपये के, क्योंकि ठीक है उसने 80 रुपये तभी दिए जब इसकी चार इकाइयों से उसको 80 रुपये के बराबर संतुष्टि मिल रही थी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी 2 इकाइयाँ का मतलब यहाँ 40 रुपये खर्च कर रहा है, 100 में से अभी इसके पास रह गए 60 रुपये। 60 रुपये में से 60 रुपये उसने अपने पास रखे, मार्केट में गया 100 रुपये लेके गया था, 60 रुपये उसने खुद के पास रखे और 40 रुपये की एक्स वस्तु की 2 इकाइयाँ खरीद ली। तो वो तब खरीद रहा है जब इस 2 इकाइयों से उसको 40 रुपये के बराबर उपयोगिता मिल रही है या संतुष्टि मिल रही है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे क्या है, 60:2, 60 रुपीज़ और 2 दोनों मिलके भी वही संतुष्टि दे रहे जो ये 100 रुपये दे रहे थे। इसी तरह यहाँ पर 20:4, 20 रुपीज़ उसके पास बचे हैं और 4 इकाइयाँ ये भी समान संतुष्टि को दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये हम वो बनाएंगे आईसी कर्व उसके ऊपर, ये तो बजट लाइन है आपके आईसी कर्व के ऊपर। तो आईसी कर्व क्या बता रहा है, ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट्स को बता रहा है जहाँ पर उपभोक्ता को, अब यहाँ पर आईसी कर्व बनाने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, इसको बिल्कुल टच करते हुए बनाते हैं, तब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सही रह जाता है। यहाँ पर मनी को आप 100 रुपये ले लो और यहाँ पर आप वस्तु की इकाइयाँ ले लो, तो ये एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आप इसका यहाँ पर दे सकते हो आईसी का। पर ठीक है, नो उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही देख लो। अब यहाँ पर क्या है, यदि वस्तु की कीमत 15 से 10 हो गई तो बजट लाइन शिफ्ट हो गई, आईसी कर्व भी शिफ्ट हो गया और उपभोक्ता का संतुलन Q1 से Q2 हो गया। इसी तरह से वापस यदि प्राइस 10 से घटकर 7.5 हो गई तो वो वापस इसका शिफ्ट हो गए, 40 इकाइयाँ खरीद रहा है Q3। इसी तरह से और कम हो गई तो ये हमें इस तरह से एक पीसीसी मिल रहा है। अब यदि पीसीसी क्या था, वस्तु की विभिन्न कीमत के स्तर पर उपभोक्ता के संतुलन के बिंदुओं को मिलाने वाला जो कर्व था वो पीसीसी था, प्राइस कंजम्पशन कर्व। इस पीसीसी के माध्यम से हम एक यहाँ पर मांग वक्र ड्रॉ करेंगे। देखो जो पहली बजट लाइन थी वो क्या थी, 15 रुपये की थी। इन सारे पॉइंट्स को आप नीचे लेके आ जाओ। Q1 को ही नाम दे दो या फिर ए नाम दिया यहाँ पर।
ये ए पॉइंट पर जो ये बजट लाइन थी तब प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या थी, 15 रुपये थी। ठीक है, 15 रुपये प्राइस थी तब एक्स वस्तु की ओ ए क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी। अब यदि वस्तु की प्राइस कम होकर 15 से क्या हो गई, 10 हो गई, मतलब Q2 पॉइंट पे 10 हो गई, तो इस पर कितनी डिमांड हो रही है, ओ बी, ओ ए से बढ़कर कितनी हो गई, ओ बी, दिस इज। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड हमारी बजट लाइन थी ये वाली, इसका जो पॉइंट आएगा ये 7.5 पे और डिमांड बढ़ गई, फिर और 6 रुपये पे और डिमांड बढ़ गई। तो ये हमें इस तरह से जो ये पॉइंट मिलेंगे, इन पॉइंट्स को यदि हम मिला लें और इन पॉइंट्स को मिलाने से जो हमें कर्व मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मांग वक्र। मांग वक्र क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ गुड एक्स, इन दोनों के बीच को संबंध को ही बताता है। तो ये हमें एक मांग वक्र मिल गया है, जो क्या है, सामान्य वस्तु के केस में मांग वक्र की स्थिति को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बजट लाइन थी वो यहाँ पर क्या थी, प्राइस के कम होने से शिफ्ट हो रही थी, उसी प्राइस रिडक्शन को हमने इस वाई एक्स पे ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड एज इट इज़ हमने ऊपर से उतार ली, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था उसको हमने नीचे ड्रॉ किया, तो हमें क्या मिल गया, ये एक तरह से मांग वक्र, उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त हो गया। ये किसकी व्युत्पत्ति हमने देखी, उदासीनता वक्रों की सहायता से मांग वक्र की व्युत्पत्ति। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हमने इसकी एक अनुसूची भी बना दी। PL1 जो बजट लाइन थी तब कीमत कितनी थी, 15 रुपये, मांग मात्रा थी ओ ए। PL2 बजट लाइन पे 10 रुपये, PL2 10 रुपये थी, मांग मात्रा ओ बी। PL3 पे 7.5 ओ सी, PL4 पे 6 रुपये प्राइस हो गई, डिमांड बढ़कर ओ डी हो गई। ठीक है, अब इसको मांग अनुसूची को सदैव की भांति मांग वक्र के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा हमने देखा ही है। इस निचले भाग में अक्ष वाई पर वस्तु की कीमत दर्शाई है और वस्तु इस पे मांग मात्रा, यहाँ पर कीमत ली है और यहाँ पर मांग मात्रा। ये KLST बिंदु प्राप्त होते हैं, यहाँ पर KLST, उनको यदि हम सतत वक्र द्वारा इन बिंदुओं को जोड़ा जाए तो हमें पदार्थ x के लिए मांग वक्र प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं कि मांग वक्र बाएं से दाईं ओर झुकता हुआ है और मांग वक्र का यही सामान्य रूप है, मतलब अपवाद इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल रूप है वो मांग वक्र का यही है। अब देखो, गिफिन पदार्थों के लिए मांग वक्र की आकृति अलग हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, जैसे हमने PCC देखा था, गिफिन गुड्स क्या थी, जहाँ पर आय प्रभाव प्रतिसम प्रभाव दोनों ही उस वस्तु की मांग मात्रा को बढ़ाते हैं, लेकिन गिफिन वस्तु के केस में क्या होता है कि नेगेटिव आय प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वो वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ने के बजाय उसमें कमी करता है। तो गिफिन पदार्थों के केस में मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग की वस्तु की कीमत घटने से मांग भी घटती है और वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन होता है, उसको हमने यहाँ पर इस कर्व के माध्यम से दिखाया है। इसका PCC किस तरह से होगा ये हमने देखा था पहले। अब सपोज ये बजट लाइन है, ये पहली बजट लाइन थी, यहाँ पर Q1 पे इक्विलिब्रियम है। अब क्या हुआ, वस्तु x की कीमत कम हुई, ठीक है, जो कि एक गिफिन गुड है। अब वस्तु x की कीमत कम होने पर उपभोक्ता का संतुलन Q1 के बजाय Q2 पे हुआ, जो कि पहले से मांग की मात्राओं की संख्या में कमी को बता रहा है। पहले OM1 खरीद रहे थे, अब OM2। अब उसके बाद क्या है, और यदि प्राइस कम होती है तो उपभोक्ता क्या करेगा, और उस वस्तु की जो मांगी गई मात्रा में और रिडक्शन करेगा, तो OM2 से OM3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो डिमांड कर्व हमें मिलेगा, ये जो पॉइंट मिलेंगे P1 P2 P3, तो हमें एक पॉजिटिव डिमांड कर्व में मिलेगा, जो यहाँ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ डिमांड कर्व देखने को मिलेगा। तो गिफिन गुड्स के केस में मांग वक्र की शेप कैसे होती है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ मांग वक्र हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, लेकिन हम यदि इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो हमने देखा था इन्फीरियर गुड्स के केस में ये सामान्य मांग वक्र की तरह ही होता है। वो हमने इन्फीरियर गुड्स के केस में जब हमने ड्रॉ किया था तभी हमने देख लिया था। तो ये इस तरह से यहाँ पर देखो एक ये सारणी दी हुई है, यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं लेकर ऐसे ही ले लिया है। PL1 जो बजट लाइन है उसमें वस्तु की कीमत क्या है, OP अपॉन OL1, OP अपॉन OL1। देखो ये कैसे होता है, वस्तु की कीमत मनी अपॉन क्वांटिटी, जिसके पास ये सारी M अपॉन उसके Q इक्वल टू P। देखो
जितने उसके पास पैसे हैं, यदि व्यक्ति उसकी वस्तु की प्राइस से हम उसको डिवाइड कर दे तो हम कितनी वस्तु खरीद सकते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से यदि टोटल मनी को 100 रुपये है उसके पास और ये इसकी OL1 क्वांटिटी खरीद रहा है, टोटल OL1 क्वांटिटी खरीद सकता है इसकी। OL1 मतलब कहने का मतलब मान लो सपोज 10 हुई है, तो उस वस्तु की प्राइस कितनी हो गई 10। उसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो OP/OL1, या जब भी हम इसका देखते हैं तो OP/OL1, तो इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। या फिर P1 प्राइस, P1 प्राइस को बता रही है PL1 पे। P1 प्राइस पे वस्तु की क्रय की गई मात्रा, पहली लाइन सपोज P1 प्राइस को बता रही है, तो इस पर क्रय की गई मात्रा कितनी है OM3, उसको हमने नीचे दिखा दिया। OM PL1 पे सॉरी OM1, नीचे वाले डायग्राम में देखना OM1। P2 जो दूसरी हमारी बजट लाइन है, जो क्या बता रही है, पहले की तुलना में प्राइस में कमी आई है। तो हमने देखो यहाँ पर ये PN1 ले लिया था, दूसरे में हमने P2 ले लिया। यहाँ पर भी आप एग्जांपल ले सकते हो, सपोज़ यहाँ पर वही 300 रुपये और 20 रुपये करो तो उसके हिसाब से भी ठीक है। यहाँ पर आप दिखा सकते हो 100 रुपये ले लिए, ये 10 रुपये थे, 10 क्वान्टिटीज़ की परचेज़ कर रहा था और उसकी प्राइस कितनी थी 10 रुपये थी। अब प्राइस कम हो गई, 10 रुपये से हो गई, उसकी 5 रुपये हो गई, तो कितनी हो गई। अब वो पहले से कितनी खरीद पाएगा, 20 इकाइयाँ खरीद पाएगा। ठीक है, 20 इकाइयाँ खरीद सकता था, लेकिन अब क्या खरीद रहा है, ये बजट लाइन तो यहाँ पे 20 पे आ जाएगी, लेकिन वो पहले की तुलना में और कम इकाइयाँ खरीद रहा है। पहले 10 खरीद रहा था, अब उसने और कम करके 8 ही कर दी। कहने का मतलब प्राइस कम होने से उसने क्या करी, अपनी डिमांड और कम कर दी। तो इस तरह से भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब सेकंड लाइन जो दूसरी बजट लाइन है वो जब राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है, प्राइस कमी हुई, तो P1 की तुलना में तो P2 कम ही होगा, तो हमने यहाँ पर P2 लिया। लेकिन देखो P2 पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है बढ़ने की बजाय पहला पॉइंट हमें ये मिला था, दूसरा पॉइंट हमें ये मिला। अब इसी तरह और प्राइस कम हुई तो तीसरा पॉइंट हमें ये मिला। ठीक है, तो इन तीनों को हम मिलाएंगे तो हमें एक अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलेगा। ठीक है, संक्षेप में हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि व्यक्तियों का मांग वक्र नीचे को झुका हुआ होगा, क्योंकि जैसे किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो सामान्यतः आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों ही वस्तु की मांग मात्रा को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। सामान्यतः हम इसमें एक इन्वर्स रिलेशन ही देखेंगे डिमांड कर्व में, कि जैसे ही कि वस्तु की कीमतों में कमी होती है हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। मार्केट में आप गए हो, सपोज़ आपको एप्पल लेनी है, पहले वो 100 रुपये किलो मिल रही थी, आज आप 100 रुपये लेके गए मार्केट में, अब उसकी प्राइस क्या हो गई मार्केट में, मान लो 50 रुपये किलो हो गई, तो आप क्या करोगे, 100 रुपये में 2 किलो खरीदोगे, क्योंकि प्राइस कम होती है अब उसकी मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दूसरी वस्तुओं की तुलना में वो सस्ती भी हो गई, इसलिए भी आप उसको खरीदोगे। मान लो आप केले या कुछ और खरीदते तो इससे अच्छा आप क्या करोगे, एप्पल ही खरीद लो। तो इसलिए दूसरी वस्तु की तुलना में सस्ती होने के कारण और आय प्रभाव के कारण, क्योंकि आय बढ़ गई, आप पहले जो चीज़ 100 रुपये में खरीद सकते थे आज 50 रुपये में ही खरीद रहे हो, तो आपकी वास्तविक आय बढ़ने के फलस्वरूप आप वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की मांग बढ़ती है। तो ये मांग वक्र हमेशा एक सामान्य रूप से नीचे की ओर ही झुका होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। लेकिन जब आय प्रभाव ऋणात्मक भी होता है तो मांग वक्र साधारणतः नीचे की ओर झुकेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक आय प्रभाव सामान्यतः प्रतिस्थापन प्रभाव क्षीण होता है, जैसे कि हमने इन्फीरियर गुड्स या हीन पदार्थ के केस में देखा था, घटिया वस्तु के केस में। केवल तब जबकि ऋणात्मक आय प्रभाव इतना प्रबल हो कि प्रतिस्थापन प्रभाव को कैंसिल करके भी उससे अधिक रहे, जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट when negative income effect is greater than substitution effect, जैसे कि अपने गिफन गुड के केस में तो हुआ था, तब ये जो डिमांड कर होगा वो पॉजिटिव स्लोपिंग होगा, मांग बाएं से दाएं की ओर ऊपर को चढ़ेगा या गिफन पदार्थ की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये आपकी उदासीनता वक्रों के माध्यम से मांग वक्र की उत्पत्ति का यदि कोई प्रश्न आता है, ये बन भी सकता है, इम्पोर्टेंट है ये, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना कि उदासीनता वक्रों के माध्यम से आप मांग वक्र किस तरह से निर्मित कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज करिएगा। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।